नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स टाइप यूपीएससी सीएससी हिंदी जीएस में। मेरा नाम अमित कपूर है और हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मित्रों, आज कल क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ रीजंस थे तो इस वजह से। और टाइमिंग भी चेंज हुई है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 11 बजे क्लास होती थी, उसकी जगह अब ये क्लास जो है वो 10 बजे होएगी। तो आप लोग सब लोग 10 बजे इसको एक एक मुद्दे पे डिस्कस हो रहा है, एक एक बात हो रही है एक एक मुद्दे पे, और आराम से तैयार हो रहा है। ठीक है, हर एक मुद्दे के अपने अपने पहलू हैं और उन पहलुओं के साथ में हम लोग चल रहे हैं। जिन लोगों को सब्सक्राइब करना है वो लोग मेरा कोड यूज करते रहेंगे और इंस्टेंट जो है आपको 10% का डिस्काउंट मिलता रहेगा। और बाकी और भी पोर्शन मैं जीएस के कवर करता हूँ, जैसे आपको वीकली करंट अफेयर अभी कल या परसों में मिल जाएगा। अभी पिछले 7 दिनों का, फिर इस हफ्ते का मिल जाएगा आपको संडे को। तो करंट अफेयर भी मेरे पास में है और उसका भी 8-10 पहलू जो होते हैं पूरे दिन के करंट अफेयर में, आप चाहे द हिंदू की बात करें या फिर इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी वगैरह वगैरह जो भी न्यूज़पेपर है आपको, ठीक है। तो एडिटोरियल के साथ में आपको ये करंट अफेयर भी मिलता रहेगा और इधर आपका हिस्ट्री तैयार होता रहता है। और लगभग 5:30 बजे मैं लोक प्रशासन की क्लास कराता हूँ, तो वो आप उसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट हम लोग। ये बिल्कुल फ्री क्लासेस है मित्रों, आप लोग, ये अभी क्लास नहीं चल रही है और कल अभी 2 ही क्लासेस हैं। तो शायद यहाँ पे एक तो आप लोग करेंगे इसको, ठीक है, टाइम याद कर लेंगे और मुझे फॉलो कर लेंगे। 12 बजे क्लास होती है जो कि एमसीक्यूज हैं। ये लगभग मैं एमसीक्यूज यहाँ पे कराता हूँ और क्लासेस हमारी चलती है, वो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे चलती है, ठीक है। तो इधर 12 बजे है, 2 बजे है और 4 बजे। तो आप लोग यहाँ बिल्कुल फ्री क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हैं, इसको कर सकते हैं। ये हमारी यूट्यूब पे क्लासेस, यहाँ पे टाइमिंग मैं चेंज कर दूँ, अब 10 बजे क्लासेस होंगी सुबह में। ठीक है, सुबह 10 बजे क्लासेस होंगी। एथिक्स की क्लास और ज्योग्राफी क्लास हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये 5:30 बजे लोक प्रशासन के, ठीक है। तो जिनका लोक प्रशासन है वो 5:30 बजे करेंगे। स्टार्ट करते हैं फटाफट हम लोग। मेरा कोड याद रखेंगे प्लीज़। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप मेरा कोड यूज करेंगे, अगर मेरी क्लासेस देखनी है फ्री। और अगर सब्सक्राइब करना है, ठीक, तो ये गूगल प्ले स्टोर से लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और यूपीएससी सीएससी गोल सिलेक्ट करने के बाद में आप इसमें मेरा नाम सर्च करेंगे अमित कपूर और मुझे फॉलो कर लेंगे। जब फॉलो करेंगे तो मेरी सारी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो। अगर नहीं फॉलो कर पा रहे हैं या दिक्कत हो रही है तो मेरा टेलीग्राम लिंक है अनअकैडमी _ अमित कपूर, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ अपने बारे में बता देता हूँ फटाफट। मैंने बीटेक किया, कंप्यूटर साइंस विशेष मेंस यूपीएससी में दे चुका हूँ। लोक प्रशासन ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, लगभग 60% से अधिक पोर्शन जीएस का कवर करता हूँ। तो आप लोग ये मेरे कोड के साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं, इतना मेंस के लिए आप काफ़ी है, एटलीस्ट मेंस लिख सकते हैं, ठीक है। टॉप मोस्ट फैकल्टीज इनके बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं। लगभग 15,000 से अधिक कोर्सेज टॉप मोस्ट फैकल्टीज के मिलते हैं। इसमें आंसर राइटिंग है, प्रैक्टिस से स्ट्रेटजी, तमाम सारी चीज़ें हैं जो भी यूपीएससी के लिए जरूरी चीज़ें होती हैं, आईएएस बनने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, वो सारे कोर्सेस आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज करेंगे। प्लस के लिए अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसकी फीस कम है, देखिए 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के कोर्स दिए गए। आप मेरे कोड के साथ में सब्सक्राइब करेंगे तो इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। और बाकी आप जानते हैं पीडीएफ मिलेगा आपको और पर्सनल गाइडेंस, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस ये होती रहेगी। आइकॉनिक बेस्ड है, हमेशा से मैं बोलता हूँ, इसमें मेंटोरशिप आपको मिलती है, पर्सनल कोच दिया जाता है, वो आपको पैटर्न डिस्कस करके देता है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें कौन करेगा, वो पर्सनल कोच जो है वो आपको दिया जाता है। तो इसमें भी कोड मेरा यूज करेंगे। और जो बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं, जैसा कि मुझे प्रस्तावित है कि 18 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आपको बैचेस मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो 6 महीने का है कोर्स, ठीक है। ये 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। और इसके साथ में आप आ सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर है यहाँ पे, ये 1 साल, इसमें देखिए ये हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है। इसके बाद 1 साल का कंप्लीट बैच है 2022 के लिए, और इसमें भी हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है, 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला। 2 साल का भी कोर्स है इसमें जो कि हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है, और ये भी 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो 2023 के लिए है। और एनसीईआरटी और प्रीलिम्स के लिए आप देखेंगे यूपीएससी सीएससी का बैच 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो ये भी तीनों में रहेगा, हिंदी इंग्लिश और बाइलिंगुअल, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, ओके मित्रों। अगर आपको
कॉम्बो लेना है, जैसे कि ऑप्शनल लेना है और जीएस लेना है, तो मेरा कोड यूज करेंगे। इसमें फीस देखिए बहुत कम है 1 साल की, मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको और यहाँ पे फीस कम पे करनी पड़ेगी, तो इसको कर सकते हैं। और इसमें यूपीएससी सीएससी प्लस का भी दिया गया है जीएस और ऑप्शनल के लिए, तो इसमें भी आप MR10 कोड यूज करेंगे और लगभग आप देख रहे हैं 10% का आपको तुरंत ही डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग करते रहेंगे और सब्सक्राइब करते चलेंगे। ये देखिए मैं स्पेशल क्लास ले रहा हूँ ये पे, और ये कोर्सेस ऑन अनअकैडमी, लोक प्रशासन, जीएस पेपर फर्स्ट, हिस्ट्री रहेगा, आर्ट एंड कल्चर वगैरह जो भी हिस्ट्री रहेगी तो पेपर फर्स्ट का ये, और पेपर सेकंड का पॉलिटी गवर्नेंस और ये आईआर रहेगा। इसके बाद में एथिक्स भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे हिस्ट्री का कोर्स खत्म होगा मैं एथिक्स स्टार्ट कर दूंगा, और करंट अफेयर आपको वीकली मिलेगा। तो आप लोग इस कोड के साथ में सब्सक्राइब करेंगे, तमाम सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको, और पर्सनल गाइडेंस के साथ में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी हम करा सकते हैं। तो आप कोड ध्यान रखेंगे और सब्सक्राइब करते चलें। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट अपना। लास्ट पड़ाव में है हम लोग, आज बात करेंगे हम लोग इधर ये सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता, इस पर बात करेंगे, और गांधी जी का हर जन अभियान, फिर बाकी चीज़ें और हम लोग कर लेंगे उस पर। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट। और ये तो हमने सारी चीज़ें कर ली हुई हैं, आप जैसा कि जानते ही हैं। यहाँ तक हमने किया हुआ था कि भाई जन प्रतिक्रिया के बावजूद सबने अवज्ञा आंदोलन वापस क्यों लिया गया, क्योंकि हमने बात की हुई थी इस पे। तमाम सारी जनता थक गई थी, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो एक तरह से जो जन नेता में या राष्ट्रवादी नेता में एक जो कैसे क्षमता होती है वो बाकी और लोगों में क्षमता नहीं होती, इस वजह से तमाम सारी चीज़ें हो रही थी और लंबा खिंच गया था बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे लगातार आंदोलन चल रहा था, 30 से स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद में वो 4 साल तक आंदोलन नहीं चलाया जा सकता, तो गांधी जी ने तमाम सारी बातें कही हुई थी। लेकिन ये चीज हुई थी कि वास्तविक रूप से ना सही दिल में स्वतंत्रता का संघर्ष अवश्य जीत लिया था। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं फिर पूना पांचाल, ठीक है, सॉरी पूना समझौता और साम्यवाद। ठीक है, याद करो 1931 की घोषणा रैमजे मैक्डोनाल्ड की कि यदि भारतीयों में सहमति नहीं बनी या सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय, या आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमल अवार्ड की घोषणा की गई थी। याद करो वो सबने पढ़ाया हुआ था कि कैसे प्रथम द्वितीय गोल में सम्मेलन समाप्त हुआ था, और वहां पर 3-4 चीजें कही गई थी। रैमजे मैक्डोनाल्ड जो कि उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, ये कहाँ का पीएम है ब्रिटेन का, याद करो वो सब उसने कहा था, और ये लास्ट में सबसे जोड़ा था उसने। ठीक है, 1931 की घोषणा, यदि भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। और फिर क्या हुआ, और इसके बाद में उसने किया सांप्रदायिक निर्णय, यहाँ पे घोषणा करता है, और इसके बाद में पूना। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सांप्रदायिक निर्णय की। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैक्डोनाल्ड 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा करता है। सांप्रदायिक निर्णय उपनिवेशवादी शासन की फूट डालो और राज करो की नीति का एक और प्रमाण था। आपने देखा हुआ है किस तरह से तमाम सारी चीजें हो रही थी, सांप्रदायिक के आधार पर तो मुसलमानों को बांट के रखा ही हुआ था। अब जो है उसने दांव चला हुआ था कि जो हमारे दलित वर्ग है, ठीक है, उसको किसी ना किसी तरह से आंदोलन की मुख्य धारा से या समाज की मुख्य धारा से या सवर्णों के बीच वैमनस्यता को फैलाते हुए इनको भी अलग कर दिया जाए। तो इसने क्या किया, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दी, और इससे क्या हुआ, फूट डालो और राज करो नीति का एक और इसने प्रमाण जो है वो प्रस्तुत किया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये घोषणा करता है। अब इसमें क्या क्या कहा गया एक बार देखते हैं आगे। सांप्रदायिक निर्णय, इसको रटना है, क्या प्रावधान किए गए थे। सबसे पहला प्रावधान की बात करें, मुसलमान, सिख और यूरोपियों को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान कर दिया गया। ये ध्यान रखना, ये इससे पहले तमाम सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी, और जो इसमें किया गया जो सांप्रदायिक निर्णय प्रावधान किए गए पीटी के लिए, याद रखेंगे आप लोग। इसको क्या है, इसको आप लोग को रट लेना है। ठीक है, इसको रट लो पीटी के लिए। मुसलमान, सिख और यूरोपियों को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार इसमें प्रदान किया जाता है। और भी चीजें हो रही हैं, जैसे कि आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों और स्त्रियों को भी यहाँ पे पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया गया। मित्रों ये सब ध्यान रखना, पहली बार हो रहा है ऐसा, आंग्ल भारतीयों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, और खासकर आप देखेंगे
स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए भी पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया गया था। एक और यहाँ पे किया गया प्रावधान क्या है कि प्रांतीय विधानमंडल में सांप्रदायिक आधार पर स्थानों का वितरण कर दिया गया हुआ था। ठीक है, क्या सांप्रदायिक आधार पर स्थानों का वितरण कर दिया गया था। हर एक संप्रदाय जो भी आप देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, मुस्लिम, यूरोपीय, और इसके बाद में ये आप देखेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा जो जिसपे गांधी जी ने अनशन भी किया है वो क्या है, ये दलितों के लिए आरक्षण की बात की गई थी। ठीक है, तो सबसे बड़ा मुद्दा भी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, तीसरे नंबर पे प्रांतीय विधानमंडलों में सांप्रदायिक आधार पर स्थानों का वितरण कर दिया गया। सभी प्रांतों को विभिन्न संप्रदायों के निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कितनी भयावह स्थिति कि सभी जितने भी प्रांत थे सभी को विभिन्न संप्रदायों के निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। अब ऐसी व्यवस्था, इधर संयुक्त निर्वाचन की बात हो रही थी, अब हो क्या गया यहाँ पे, वो पृथक निर्वाचन की बात हो रही है। और सारे के सारे जितने भी हमारे पास में आप देखेंगे प्रांत हैं, सबको जो भी वहां पे संप्रदाय प्रबल है उस संप्रदाय में उनको निर्वाचन दे दिया गया, निर्वाचन क्षेत्रों में उसको बांट दिया गया। अन्य शेष मतदाता जिन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में मताधिकार प्राप्त नहीं हो सका, उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। तो यहाँ पे क्या है, एक जनरल कैटेगरी कि जहाँ पे ऐसा था कि जहाँ पे भाई कोई जो निर्वाचक क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ पे आप कह सकते हैं कोई संप्रदाय नहीं था, आप ऐसा बोलिए अच्छी से। ठीक है, जहां पे कोई संप्रदाय नहीं था वहां पे क्या किया गया है, उसको जनरल निर्वाचन क्षेत्र मतदान का अधिकार दिया गया कि ये जो बच रहा है वो किसमें रह जाएगा, वो जनरल में जाएगा। अब आप सोच सकते हो, एक देश, स्थिति समझिए आप, एक देश और उसमें लगभग सभी प्रांतों को विभिन्न संप्रदायों में बांट देने का मतलब क्या है। आपने तो एक ही देश में इतने सारे देश बना दिए, सब अपने अपने संप्रदाय को बोल देगा। जैसे कि अभी मुस्लिम बोलेगा कि भाई हमको अलग देश चाहिए, अभी वो सिख बोलेंगे कि हमको अलग देश चाहिए। ठीक है, और इधर आंग्ल भारतीय बोलेंगे कि हमारा अलग स्टेट होना चाहिए। अदर बोलेगा ईसाई कि भाई हमको अलग चाहिए, स्त्रियां बोलेंगे कि हमको अलग चाहिए। हाँ, इधर क्या दलित क्या बोलेगा कि हमको भी अलग चाहिए। तो ये एक तरह की ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल समझ से बाहर थी, बिल्कुल भी समझ के बाहर। और जो बचे वो जनरल में आ गए। ठीक है, जो बचे वो किस में आ गए जी, वो जनरल में आ गए, सामान्य में आ गए। ठीक है, आगे भी इसमें क्या कहा गया है, रट लो पीटी के लिए। बंबई प्रांत में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 स्थान मराठों के लिए आरक्षित कर दिए। देख लो, मराठों के लिए भी आरक्षण दिया। विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जाति के मतदाताओं के लिए दोहरी व्यवस्था की गई। मेन मुद्दा यहाँ पे फंसेगा आके, जो कि आप देखेंगे भी पूर्ण समझौता भी होता है इसके लिए। ठीक है, तो विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में क्या किया गया है, दलित जाति के मतदाताओं के लिए दोहरी व्यवस्था की गई। उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों तथा विशेष निर्वाचन क्षेत्रों दोनों जगह मतदान का अधिकार दिया गया। इवन अभी भी है, मुद्दा आप समझिए, ये अभी भी है कि जो दोहरी व्यवस्था यहाँ पे है वो मुद्दा अभी भी चलता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, तो कोई भी निर्वाचन होगा इसमें क्या है, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों और विशेष निर्वाचन क्षेत्रों दोनों जगह मतदान करने का अधिकार दिया गया। और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जातियों के निर्वाचन का अधिकार बना रहा। क्या क्या हुआ है यहाँ पे, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जातियों के निर्वाचन का अधिकार बना रहा था यहाँ पे। और दलित जातियों के लिए विशेष निर्वाचन की व्यवस्था 20 वर्षों तक के लिए की गई। दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्रदान की। समझ लेना बात यहाँ पे, मतलब आप हिंदुओं में ही क्या किया गया है, सवर्णों में ही क्या किया गया, जो हिंदू था, जो हिंदुत्व की भावना थी उसमें क्या, उसमें दलितों को एक अलग अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, जबकि ये हिंदू ही है। अब सोचो हिंदुओं में ही अगर अल्पसंख्यक वर्ग बन जाएगा तो स्थिति कैसी बन जाएगी, बिल्कुल भयावह स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यवस्था को लेकर गांधी जी में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया होती है और वो इसको मानने से मना कर देते हैं। यद्यपि प्रथम दृष्टया तो इसको मना ही किया गया है कांग्रेस द्वारा, गांधी जी द्वारा, लेकिन इस पे कोई आप कह सकते हैं कि विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं की गई, इस पे आनंद फानन में कोई निर्णय नहीं दिया गया है। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा यहाँ पे बना जाके खास ध्यान रखेंगे ये किस पे केंद्रित है। वैसे तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो इनको दलित जाति के लिए जो ये दोहरी व्यवस्था की गई। ठीक है,
तो उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों और विशेष निर्वाचन जो कि व्यवस्था की गई थी, दोहरी व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे लोचा फंस जाता है। जो सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे, तो ठीक है, ये जो बात कही गई है कि दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्रदान की गई, यहाँ पे कहीं ना कहीं गांधी जी की सुई जो है वो आके रुकती है, और कांग्रेस भी इससे असंतुष्ट रहती है काफी ज्यादा कि भाई ये कैसे हो रहा है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको रटना है, एक दो बार देख लेंगे फटाफट, ठीक है। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जातियों के निर्वाचन का अधिकार बना रहा, और विशेष निर्वाचन की व्यवस्था 20 वर्षों के लिए की गई थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको, टाइम कब तक का है, समय कब तक का है, ठीक है। और ये खास बात ध्यान रखेंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस ने निर्णय किया कि वह ना तो सांप्रदायिक निर्णय को स्वीकार करेगी और ना ही उसे अस्वीकार। ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा क्यों किया? जो सांप्रदायिक निर्णय की बात कही गई, कैमरल अवार्ड की जो बात कही गई है, कांग्रेस ने ना तो उसको स्वीकार किया है, उसने, आप देखेंगे, आपने देखा हुआ कि पहले की दृष्टया तो सांप्रदायिक निर्णय को विरुद्ध था, स्वीकार तो बिल्कुल नहीं किया, लेकिन आनंद फानन में कोई निर्णय, अगर आप इसको देखें इस पॉइंट को, कि आनंद फानन में कांग्रेस ने कोई निर्णय नहीं लिया हुआ था कि हम इसको स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे। ऐसा क्यों किया गया? यद्यपि, इसको देखते हैं, यद्यपि कांग्रेस सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध थी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अपना। यद्यपि क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि कोई आनंद फानन में निर्णय नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी वर्ग थे यहाँ पे, जितने भी वर्ग थे, जितने भी जो भी है यहाँ पे, आप देख रहे हैं सबको क्या एक एक संप्रदाय में बांट दिया गया, और सबके लिए एक तरह से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, या कह सकते हैं पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्दा जो है सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है, और कांग्रेस इसी वजह से किसी ऐसे निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है कि हम सांप्रदायिक निर्णय का बहिष्कार करें या इसको स्वीकार करें या अस्वीकार करें। यद्यपि ध्यान रखना, इसी वजह से यहाँ पे यद्यपि लगा हुआ है कि कांग्रेस ने शुरुआती तौर पर क्या है, सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध है वो, किंतु बात यहाँ पे क्या अटकती है, किंतु अल्पसंख्यकों के विचार विमर्श, अल्पसंख्यकों से विचार विमर्श किए बिना वह इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन के पक्ष में नहीं थी। ध्यान देना, प्रथम दृष्टया क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि उसने शुरू में ही विरोध कर दिया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उसने, हाँ, इसके विरुद्ध जरूर था, लेकिन वो कहती थी कि भाई हमें पहले अल्पसंख्यकों से विचार विमर्श करना पड़ेगा, इसी के बाद में हम इसमें परिवर्तन प्रस्तावित करेंगे, तभी हम परिवर्तन के पक्ष में होंगे। अन्यथा उसने कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी थी। शुरू में पे क्या किया हुआ, उसने इसका विरोध किया हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लेकिन परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं है, विरोध तो किया हुआ, परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं है। छोटी छोटी बारीकियां ध्यान रखेंगे पीटी के लिए भाई, मैं बार बार इसी वजह से डिक्टेट करता रहता हूं आपसे कि छोटा सा ही आपको इधर हल्का सा वर्ड चेंज करेगा और आप जो है वहां पे मात खा जाएंगे। तो मात नहीं खाना है और सारी चीजें पकड़ के चलनी है, ठीक है। तो उसने क्या किया, परिवर्तन के पक्ष में नहीं था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, गांधी जी की प्रतिक्रिया इस पे क्या आती। गांधी जी ने पहली प्रतिक्रिया इनको किया है कि गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्णय की राष्ट्रीय एकता एवं भारतीय राष्ट्रवाद पर इसको प्रहार समझा कि ये तो पूरी तरह से जो भारतीय राष्ट्रवाद है या राष्ट्रीय एकता जो हमने बनाई हुई थी, इसी तो पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। एक तरह से उन्होंने क्या किया हुआ, ये राष्ट्रीय एकता और भारतीय राष्ट्रवाद पर इसको प्रहार समझा। उनका मत था कि हिंदुओं और दलित वर्गों दोनों के लिए, जो दो वर्ग है हमारे पास, हिंदू वर्ग या दलित वर्ग, दोनों के लिए ये खतरनाक है। और उनका कहना क्या था, उनका कहना है कि दलित वर्ग की सामाजिक हालत सुधारने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं, ठीक है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, व्यवस्था नहीं है। एक बार यदि पिछड़े और दलित वर्ग को पृथक संप्रदाय का दर्जा प्रदान कर दिया गया तो अस्पृश्यता को दूर करने का जो मुद्दा है वो पिछड़ जाएगा और हिंदू समाज में सुधार की जो प्रक्रिया और हो जाएगी। तो ये चीज हो रही थी। उनका कहना था कि जो दलित वर्ग है, जो अस्पृश्य है, जो अछूत है, उसको हिंदू समाज में ही रहते हुए उसको जागरूक करते हुए हिंदुओं को उनको मतलब जागरूक करते हुए जो सवर्ण हिंदू हैं उसी में, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हिंदू संप्रदाय में, हिंदू समाज में ही क्या करना चाहिए, जो छुआछूत है उसको उन्मूलन करना चाहिए। ऐसा अभियान चलाना चाहिए, ऐसी बातचीत करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भाई हिंदू ही है। तो उनका मानना था कि भाई जो हम ऐसा अगर ये सांप्रदायिक निर्णय स्वीकार कर लिया गया तो होगा क्या, यहाँ पे जो ये मुद्दा है, यहाँ पे ये जो
जो दलित वर्ग की सामाजिक स्थिति वो कैसी है, वैसी की वैसी बनी रहेगी। दलित वर्ग की सामाजिक हालत सुधारने के लिए इसमें कोई व्यवस्था ही नहीं की गई थी। उन्होंने कहा था कि एक बार अगर पिछड़े और दलित वर्ग को पृथक संप्रदाय का दर्जा प्रदान कर दिया गया तो अस्पृश्यता को दूर करने का जो उनका मुद्दा है वो छिड़ जाएगा और हिंदू समाज में सुधार की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। और आगे कहते हैं कि पृथक निर्वाचक मंडल का सबसे खतरनाक पहलू यह था, क्या था, कि यह अछूतों के सदैव अछूत बने रहने की बात सुनिश्चित करता है। ठीक है, उनका मानना था, उन्होंने इस निष्कर्ष पे वो पहुंचे हैं या उन्होंने इस निष्कर्ष को समझा हुआ अच्छी तरह से कि अगर पृथक निर्वाचक मंडल का मान लिया गया, अगर पृथक निर्वाचक मंडल के हिसाब से इनको अलग से अपनी सीटें दे दी गई, जो भी इनको आरक्षण की नीति या कह सकते हैं अल्पसंख्यक का दर्जा अगर इनको दे दिया गया, तो ये चीज उन्होंने पहले से निष्कर्ष निकाल लिया हुआ था कि ये अछूतों के सदैव अछूत बने रहने की बात सुनिश्चित करेगा। और आगे कहते हैं कि दलितों के हितों की सुरक्षा के नाम पर ना ही विधानमंडलों या सरकारी सेवाओं में सीट आरक्षित करने की आवश्यकता है और ना ही उन्हें पृथक समुदाय बनाने की आवश्यकता है। तो उनका सीधा सीधा मतलब था कि आप सवर्णों के अंदर ही क्या करेंगे, हम छुआछूत या अस्पृश्यता जो कुरीति फैली हुई है उसकी जड़ों को हम उखाड़ फेंकेंगे। वो कहते थे कि भाई अलग से इनको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, अपितु सबसे मुख्य जरूरत क्या है, वो मानते थे कि समाज में अस्पृश्यता की जो कुरीति है, जो प्रथा चली आ रही थी, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की है। बाकी आप ये कहें कि उन्हें विधानमंडल या सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है, तो मुझे नहीं लगता है और ना ही मुझे ये लगता है कि उनके लिए कोई पृथक समुदाय बनाने की आवश्यकता है और ना ही उन्हें अल्पसंख्यकों में गिना जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मुद्दे जो है गांधी जी की प्रक्रिया के अनुसार आते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग क्या करेंगे, इसको फटाफट रिवीजन कर लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे, बात समझ में आ जाएगी। ओके, पहला क्या कहते हैं, सामुदायिक निर्णय वो राष्ट्रीय एकता का राष्ट्रवाद पर प्रहार मानते हैं। उनका मानना है कि इससे हिंदू और दलित वर्ग दोनों के लिए ये खतरनाक व्यवस्था है। उन्होंने कहा था कि अगर ये व्यवस्था मान ली गई तो क्या है, जो हमने अभियान चलाया हुआ है अस्पृश्यता को दूर करने का जो मुद्दा है वो पिछड़ जाएगा और हिंदू समाज में सुधार की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाल लिया था कि भाई ये खतरनाक पहलू है, इससे क्या है, अछूतों के सदैव अछूत बने रहने की बात भी सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा था ना विधानमंडल और ना ही सरकारी नौकरी में और ना ही उनके लिए किसी पृथक संप्रदाय बनाने की आवश्यकता। उन्होंने कहा था अस्पृश्यता की कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हाँ समाज में सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, समाज से मुख्य जरूरत है कि भाई समाज से अस्पृश्यता और कुरीति की जो जड़ उसको जड़ से उखाड़ फेंकना। अब उसके लिए वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या उपाय करते हैं, तो ये गांधी जी की प्रक्रिया थी इस तरह से। मित्रों, इसको हमने इस वजह से बताया हुआ है, इसमें इस वजह से हमने बताया हुआ है कि जो टॉपिक है वो कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको बताया कि गांधी जी की, वैसे गांधी जी की प्रक्रिया में ऐसे समाप्त कर सकता था कि गांधी जी का ऐसा मानना था कि ना ही वो विधानमंडल ना ही सरकारी सेवाएं उनके लिए सीट आरक्षित की जाए दलित के लिए, ऐसा मानना था गांधी जी का, और ना ही पृथक समुदाय बनाने की मांग। उन्होंने कहा था कि भाई मुख्य जरूरत यह है कि भाई अस्पृश्यता की कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। ठीक है, तो इतनी बात है, लेकिन क्या है, आपको थोड़ा सा विस्तार से पता होना चाहिए क्योंकि मुद्दा सेंसिटिव है। कई बार ऐसे आते हैं कि आप कभी निबंध लिख रहे होंगे तो आपको ये आप अगर पता होगा थोड़ा थोड़ा तो गांधी जी की प्रक्रिया भी आप लिख सकते हैं कि हाँ गांधी जी ने पहले ही विरोध किया हुआ है दलित वर्ग को एक अलग पृथक संप्रदाय के रूप में उन्होंने बनाने से इनकार किया हुआ है या मानने से इनकार किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ मुद्दे अगर चाहें तो लिख सकते हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वैसे गांधी जी के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो अस्पृश्यता पे उनके जो विचार हैं वो आप पढ़ेंगे कभी भी, अगर पर्टिकुलर गांधी जी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना ही है उनके लिए, तो आप ये पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो गांधी जी की मांग क्या थी। गांधी जी ने इसके लिए क्या किया हुआ है, जो उनकी मांगे हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ 20 सितंबर 1932 से गांधी जी ने आमरण अनशन स्टार्ट किया। उनकी मांगे क्या है देखते हैं एक बार। सबसे पहला उनका पहली मांग है कि पहली का एक ही मांग है, कहते हैं कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का निर्वाचन निर्वाचन मंडल या आत्म निर्वाचन मंडल के माध्यम से वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, वो पृथक की बात ही नहीं करते, यहाँ पे पृथक की बात ही नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं क्या है कि भाई
आंत निर्वाचन मंडल के माध्यम से वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, तथापि उन्होंने दलित वर्ग के लिए बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित करने की मांग का विरोध नहीं किया। बात समझ गए कि आप ठीक है, आप जो भी आरक्षण की बात कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप आरक्षण की बात को मैं भी मानता हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं विरोध नहीं करूंगा बिल्कुल, लेकिन क्या है, वयस्क मताधिकार पृथक निर्वाचन के आधार पर नहीं है, यहाँ पे क्या है, वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे उन्होंने मांग की, और अगर ये मांग नहीं मानी गई तो क्या करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। और उन्होंने 20 सितंबर 1923 से आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में क्या हुआ, इस बीच आप देखेंगे उस टाइम जो गवर्नर है, जो वायसराय है, वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि गांधी जी की कहीं डेथ ना हो जाए, अगर डेथ होगी तो फिर, और एक तरफ से तो खुश भी है कि अगर डेथ हो जाएगी तो हमारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, इधर जो राष्ट्रवादी नेता है, तमाम सारे जो राजनीतिक विचारधारा वाले लोग हैं, वो भी परेशान होते हैं। और जब ये विचारधारा वाले लोग परेशान होते हैं तो इसके बाद में आप देखेंगे पूना समझौता होता है कि क्या है इसमें। इस बीच विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के नेता, जैसे इसमें देखेंगे एमसी राजा, इतनी और बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि गांधी जी का जो सबसे पहले सहयोग दिया गया है इसमें आमरण अनशन में, वो एमसी राजा द्वारा दिया गया, एमसी राजा द्वारा दिया गया है। फिर बाद में मदन मोहन मौलवी, बी आर अम्बेडकर इसमें सम्मिलित हो गए और ये सक्रिय हो गए। अंततः एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता और पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इनकी मांगे थी कि ठीक है भाई, दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वो आत्म निर्वाचन मंडल के माध्यम से वयस्क मताधिकार पे होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भाई दलित वर्ग के लिए जो बड़ी बड़ी संख्या में जो सीटें आरक्षित की गई हैं, ये करने की जो मांग है उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने वही बात है कि पृथक की जगह क्या है, वयस्क मताधिकार की बात कही गई। ठीक है, तो आत्म निर्वाचन मंडल के माध्यम से होना चाहिए। आगे देखते हैं पूना समझौता। पूना समझौता बहुत खास है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें उनके क्या विचार थे, क्या विरोधाभास थे, और दोनों के विचार क्यों नहीं मेल खाते हैं। ठीक है, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूना समझौता सितंबर 1932 में हुआ है। आपने देखा होगा कि 20 सितंबर से। ठीक है, सबसे पहली बात, सितंबर 1932 में अंबेडकर एवं अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं और दलितों के मध्य एक समझौता किया गया और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूना समझौता। ठीक है, तो किसके बीच में है, ध्यान रखना, कोई दलित वर्ग नहीं है इसमें, समझ रहे हो, सवर्ण हिंदू और दलितों के मध्य, यहाँ पे ध्यान रखना कौन कौन इसमें शामिल हुआ है। एक तो डॉक्टर अंबेडकर हैं, प्लस हिंदू नेताओं, ये अन्य हिंदू नेता है, इसमें कोई पर्टिकुलर नाम नहीं अब ले सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक तरह से समझौता होता है, तो सवर्ण हिंदू और मध्य, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूना समझौता बोलते हैं। प्रावधान क्या क्या किए गए थे इस पर ध्यान रखना, ये पीटी के लिए आपके लिए अनिवार्य है और मेंस के लिए भी अनिवार्य है। मेंस के लिए अगर कभी आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पे जो हमने बात की हुई थी अभी कि वो क्या कह रहे थे, जो उनकी मांग थी कि भाई उसकी जगह वयस्क मताधिकार आत्म निर्वाचन मंडल की स्थापना की जाए, उसकी जगह क्या पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया, तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। ठीक है, अनशन की बात है, जब वो तीनों नेता आप देख रहे हैं, राजा और एम मौलवी और डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब ऐसा नहीं करना है, पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया, व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही आरक्षित किए गए, सुरक्षित किए गए, आरक्षित नहीं, ध्यान देना, आरक्षण पे तो पूरा मुद्दा गरमाया था, इसमें क्या है, सुरक्षित रखे गए। लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 147 कर दी गई। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब से कहां कहां की गई, मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार उड़ीसा में 18-18 और बंबई एवं सिंध में 15-15, इसके बाद में पंजाब में 8 और असम में 7 स्थान दलितों के लिए ये सुरक्षित कर दिए गए। सबसे ज्यादा संख्या आप देख रहे हैं कहाँ पे है, 2 जगह है, ये मद्रास में है और बंगाल में। ठीक है, इसके बाद में
मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, जबकि आप कह सकते हैं आधुनिक उत्तर प्रदेश और आधुनिक एमपी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनको आरक्षण मिल गया। बात समझ में आ गई कि किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही। पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त, व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही, 71 की जगह 147 कहाँ पे, प्रांतीय विधानमंडलों में। ठीक है, प्रांतीय विधानमंडलों में। तो ये सारे मुद्दे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और भी इसमें अब ये देखते हैं आगे क्या कहा गया। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त व्यवस्था को मान्यता दी गई। ठीक है, संयुक्त व्यवस्था याद करो, वो सब संयुक्त व्यवस्था कौन सी, याद करो वो नेहरू रिपोर्ट में क्या बोला गया था, संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार किया गया हुआ था। ठीक है, उसमें बोला हुआ था, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो केंद्रीय विधानसभा है या विधानमंडल है उसमें अलग व्यवस्था की गई। 71 की जगह जो कि उनको दिए जा रहे थे सांप्रदायिक पंचायत की मैं बात करूं, जो कम्युनल अवार्ड में दिया जा रहा था, उसमें कितने 71 थे, और उसकी जगह बढ़ा के यहाँ पे आप देखेंगे जब पूना समझौता हुआ है तो उसकी जगह 147 सीटें कर दी गई थी। वो कहाँ पे, प्रांतीय व्यवस्था। लेकिन अगर हम केंद्रीय विधानमंडल की बात करें तो केंद्रीय विधानमंडल में दलितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन या संयुक्त व्यवस्था को मान्यता दी गई। अगला पॉइंट, दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थानों में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, दोनों मुद्दे ध्यान रखना है, एक तो क्या है सार्वजनिक सेवाएं हैं, दूसरे स्थानीय संस्थाओं में शैक्षणिक योग्यता है। कोई वैसा आरक्षण की बात नहीं की गई है, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनको क्या किया गया है, ये एक तरह से उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई, व्यवस्था की गई, मांग नहीं की, व्यवस्था की गई। ठीक है, सरकार ने पुनः समझौते को सांप्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप में मानकर उसे क्या स्वीकार। बात समझ में आ गई, गांधी जी ने किस तरह से क्या किया हुआ, किस तरह से मान्यता मिली, किस तरह से पुनः समझौता हुआ। और मित्रों यही पुनः समझौता है, बाकी कुछ है नहीं इसमें, इतना ही पुनः समझौता था 1932 में जो किया गया। ठीक है, मुख्य प्रावधान इसके क्या क्या समझ लिया आप लोगों ने। तो सरकार ने भी मान लिया कि ठीक है भाई पुनः समझौता ही ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप है, तो यहाँ पे पुनः समझौता। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों, ध्यान रखना। अब हम बात जो पीटी के लिए थी वो बातें तो हमने कर ली हुई है, पीटी के लिए जो हमने बातें थी वो सारी की सारी हमने कर ली है। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि क्या क्या प्रावधान किए गए थे, और दूसरी बात याद रखना है, दूसरी बात क्या याद रखना है, ये वाली यहाँ पे ये जो बातें सांप्रदायिक निर्णय के प्रावधान क्या किए गए। यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो पूछ सकता है आपसे, नहीं तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत जल्दी क्वेश्चन नहीं आता है। जो भी क्वेश्चन रहेंगे, टॉपिक खत्म हो रहा है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन ले लूंगा यहाँ से और आप लोगों को आप डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, चलो मित्रों, अगर क्वेश्चन कोई आएगा मेंस से तो आप देखेंगे यहाँ से आएगा कि वर्ण व्यवस्था पर गांधी और अंबेडकर के मतभेद के बिंदु क्या है, उस पर पूछेगा यहाँ से। ये भी जरूरी है मेंस एग्जाम के लिए, थोड़ा कथा टाइप का है, तो नेक्स्ट पेज पे ये कथा मिलेगी आपको कि वर्ण व्यवस्था के बारे में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में क्या मतभेद। ठीक है, गांधी जी और अंबेडकर दोनों तात्कालिक सामाजिक और कह सकते हैं स्थितियां या परिस्थितियां या परिवेश से असंतुष्ट थे। जो भी उस टाइम व्यवस्थाएं चल रही थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, परिस्थिति कैसी थी, तो दोनों कैसे असंतुष्ट हैं और दोनों समाज का नव निर्माण करना चाहते हैं, परंतु इस संदर्भ में समस्या के कारण स्वरूप एवं निदान के प्रति दोनों के दृष्टिकोण एवं कार्य पद्धति, जो वर्क कल्चर है, दोनों के कार्य पद्धति और दृष्टिकोण में क्या है, दोनों अलग अलग विचारधारा अपनी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो चाहते दोनों एक ये भी ठीक है समाज में कुछ नव निर्माण किया जाए, लेकिन बातें यहाँ पे फंस रही हैं। गांधी जी के अलग विचार हैं और अंबेडकर जी के अलग। एक्चुअली होता क्या है भाई, देखो कोई चीज काफी दिन तक अगर एक जैसी व्यवस्था नहीं रह सकती ना, बात समझो। जैसे ये कह सकते हो कि अंग्रेजों से लड़ रहे थे हमारे राष्ट्रवादी नेता, वैसे ही जो दलित वर्ग था वो एक अंदर अपने अपन कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था से लड़ रहा था। बात समझ रहे हो, जैसा एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर कभी भी आपको क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए दिया जाए तो जिस तरह से हम अंग्रेजों की व्यवस्थाओं, अंग्रेजों से लड़ रहे थे कि भाई ये ऐसे सुधर जाए या ऐसा ऐसा करे,
जो डिमांड कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे दलित वर्ग क्या है, वो भी वर्ण व्यवस्था से बहुत परेशान थे। लेकिन इस वर्ण व्यवस्था को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इस पे गांधी जी और अंबेडकर दोनों के मतभेद, दोनों में मतभेद है। और मतलब मनभेद नहीं, ध्यान रखना, मनभेद मतलब होता है एक्चुअल बुराई, मतभेद मतलब अपने अपने विचार प्रस्तुत करना, ठीक है। और दोनों के विचारों की मान्यता भी यहाँ पे आप स्पष्ट देख लेंगे कि मान्यता भी है दोनों के विचारों की, अपनी जगह वो भी सही, अपनी जगह ये भी सही है। तो वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी और अंबेडकर के मतभेद, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस टाइम की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी उसके हिसाब से वर्ण व्यवस्था एवं गांधी जी के जो विचार हैं वर्ण व्यवस्था पर, उसको प्रस्तुत करिए, या कह सकते हैं कि उनके विचार अलग अलग क्यों थे। तो तमाम सारी चीजें हैं, हम लोग देखते हैं एक बार। और विचार अलग अलग क्यों, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा हुआ टॉपिक में कि भाई तात्कालिक परिस्थिति या कह सकते हैं तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था और परिवेश कैसा है, उससे दोनों असंतुष्ट हैं, ठीक काम नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हो, काम क्या है वो ठीक नहीं हो रहा है, नव निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन इस संदर्भ में समस्या के कारण स्वरूप और निदान, इसके प्रति दोनों का दृष्टिकोण और कार्य पद्धति अलग अलग है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए जरूरी है, आप ऐसे में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे में भी लिख सकते हैं, थोड़ा कथा टाइप का है, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे हम बात करते हैं, गांधी जी वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। सबसे पहली बात ध्यान रखना, मना नहीं किया उन्होंने, उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था क्यों आवश्यक है, आज भी वर्ण व्यवस्था क्यों आवश्यक है, आप बात समझिए इसको। गांधी जी के हिसाब से आप मानिए, उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था समाज के लिए उपयोगी है, इसमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है। वहीं अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के कट्टर आलोचक थे। अब फिर सबसे पहले गांधी जी का पक्ष समझते हैं। आप देखो ना, आज की अगर हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था कायम है, और ये वर्ण व्यवस्था इस वजह से भी इस समय कारगर है क्योंकि आप देखो श्रम विभाजन अच्छी तरह से हो जाता है। जो दलित है, जो अनुसूचित जाति का है, जो अनुसूचित जनजाति का है, जो ओबीसी का है, सब में क्या हो जा रहा है, आप एक तरह से श्रम विभाजन कर सकते हो उसको। अगर वो मुख्यधारा में नहीं है तो श्रम विभाजन से क्या उसको अच्छा सा काम दोगे। उसके लिए आरक्षण की नीति जिस तरह से सरकार करती, आरक्षण की नीति लाती है, तो वो क्या है, धीरे धीरे मुख्यधारा में आ रहे हैं। विशेषीकरण मतलब किसी विशेष संप्रदाय के लिए अगर वर्ण व्यवस्था, किसी विशेष वर्ग के लिए, किसी विशेष वर्ण के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे विशेषीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वही अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को कट्टर आलोचक है। उनका मानना क्या है, उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था अवैज्ञानिक, अमानवीय है, अलोकतांत्रिक है, अनैतिक है और अन्यायपूर्ण एवं शोषणकारी सामाजिक योजना है, ठीक है। तो वो ये मानते हैं इस तरह का कि भाई, लेकिन यहाँ पे आप देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें कि गांधी जी के हिसाब से बात करें तो ओबियस सी बात, आज की व्यवस्था कैसी है, उन्हीं की टाइप की चल रही, विशेषीकरण हो रहा है। आप देखो किसी एक संप्रदाय को, एक जहां जो कमजोर स्थिति में, उसको पॉइंट आउट किया जाता है, ठीक है। इससे क्या है, उसके लिए योजनाएं बनाई जा सकती, ठीक है, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे अम्बेडकर की बात करें तो वो उनका भी मानना चाहिए कि ये एक तरह से अलोकतांत्रिक, आज भी आप देखेंगे कई सारे ऐसे मुद्दे जो हैं जो कि आप जानते हैं, आ, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि आप जानते हैं यहाँ पे अवैज्ञानिक हैं, अमानवीय, अलोकतांत्रिक हैं, अनैतिक हैं, अन्यायपूर्ण हैं। क्योंकि आप देखें कई, आज भी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट या कई सारी रिपोर्टें आती हैं तो उसमें जो ग्राफ रहता है अछूतों के प्रति या दलितों के प्रति, हमेशा बढ़ा रहता है कि भाई इनके साथ में अभी शोषणकारी प्रक्रियाएं, या आप कह सकते हैं कि जो शोषण के मुद्दे हैं, व्यवस्थाएं अभी भी व्याप्त हैं। कई सारे ऐसे न्यूज आते रहते हैं, ठीक है। तो एक तरह से गांधी जी के साथ में अम्बेडकर जी के जो आप कह सकते हैं विचार हैं वो भी ओवरऑल ठीक ही लग रहे हैं। हाँ, कई सारी ऐसे अभी योजना, और ध्यान रखना है अगर कभी भी आपसे महिलाओं के प्रति कोई अगर चीजें आ रही है, महिलाओं से रिलेटेड कोई एग्जाम में चीज पूछी जा रही, तो मित्रों वहां पे आग अगर किंतु परंतु जैसी चीजें नहीं लगाना एग्जाम में, एग्जामिनर आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा, उसमें हो सकता है माइनस भी कर दें। अगर महिलाओं से रिलेटेड कोई आप मुद्दा आया हुआ है, कोई क्वेश्चन आया हुआ है, या दलित से कोई मुद्दा आया हुआ, तो दलित में तो हम किंतु लगा सकते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अपने निर्णय पलटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो किंतु परंतु लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी भी वो क्या है,
कई सारी अमानवीय कृत्य या शोषणकारी व्यवस्थाएं अभी व्याप्त हैं समाज में दलितों के प्रति। ठीक है, लोग अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन काफी हद तक आप देखेंगे जिस तरह से सरकार ने व्यवस्थाएं की हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बहुत सारे आए हुए हैं, संविधान में जिस तरह के प्रावधान किए गए, एक हद तक आप कह सकते हैं कि जो दलित हैं वो एक मुख्य धारा में आए हुए हैं। ठीक है, तो अपने अधिकार का भी प्रयोग कर रहे हैं और मुख्य धारा में भी आए हुए हैं। लेकिन अगर कभी मुद्दा है आपसे महिलाओं को लेकर, तो उसको ध्यान रखना आप लोग, महिलाओं को बिल्कुल भी उनके खिलाफ जो है एग्जामिनर कभी कोई पसंद नहीं करता है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं की जो स्थिति है आप देखते हैं बहुत ऐसा, कई सारी महिलाएं, ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन फिर भी ये मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक से हट के बता रहा हूँ कि किंतु परंतु नहीं लगाना उसमें कि नहीं नहीं, पहले तो बहुत अच्छा लिख रहे थे महिलाओं के बारे में, फिर बाद में किंतु ऐसा है वैसा है, ये महिलाएं, तो उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं लिखना। ठीक है, चलो तो आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरे पॉइंट पे कि गांधी जी का क्या मानना है। गांधी जी का मानना है कि छुआछूत का वर्ण व्यवस्था से सीधा संबंध नहीं, छुआछूत वर्ण व्यवस्था की अनिवार्य विकृति न होकर बाह्य विकृति है, अतः छुआछूत समाप्त करने हेतु वर्ण व्यवस्था में रचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। तो उनका मानना था कि भाई वर्ण व्यवस्था में सुधार करिए हम। अब छुआछूत और का वर्ण व्यवस्था से सीधा कोई संबंध, आप जो वर्ण व्यवस्था है उसमें भी लोगों को जागरूक करिए, उसमें कुछ रचनात्मक सुधार करिए, इसकी आवश्यकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल ही मना कर देंगे, हम नकार देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। बात समझे? अंबेडकर जी के क्या विचार? अंबेडकर जी का मानना है कि अस्पृश्यता या छुआछूत वर्ण व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम है। जो वर्ण व्यवस्था बनी है वो कैसे बनी हुई है? छुआछूत के माध्यम से, कि वो नीचा है ये ऊंचा है, ठीक है, ये ऊंची जाति का नीची जाति का, अरे वो ये काम करता है, वो ये गंदा काम करता है, ये अच्छा काम करता है। ठीक है, तो उनका मानना ये कि जो अस्पृश्यता और छुआछूत है ये वर्ण व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम है, कि वर्ण व्यवस्था से ही क्या आया हुआ है, अस्पृश्यता जैसे या छुआछूत जैसी अवधारणाएं आई हुई है। वर्ण में बांट दिया गया, ये काम करता है, ये काम करता है, ये अच्छे काम करता है, खराब काम करता है, ये गंदा है, ये कैसा है, ये ऊंचा है, ये नीचा। तो ये इनका मानना है कि भाई ये जो वर्ण व्यवस्था है उसी के अनुसार में इनको अस्पृश्य या छुआछूत का दर्जा दिया गया। अतः वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन कर क्या कर सकते हैं, छुआछूत को, उनका मानना है कि बिना वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन किए छुआछूत को दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के मतभेद अलग अलग है बिल्कुल से। गांधी जी कहते हैं कि भाई वर्ण व्यवस्था को समाप्त नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई वर्ण व्यवस्था के साथ छुआछूत का वर्ण व्यवस्था के साथ में कोई सीधा संबंध है ही नहीं। एक अंबेडकर जी है, वो कहते हैं कि इसका सीधा ही संबंध है, जब तक आप वर्ण व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे तब तक छुआछूत नहीं खत्म होगी। गांधी जी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था को अनिवार्य रूप से हमने स्वीकार करना है, क्योंकि भाई इसके अंदरूनी हिस्से में क्या है, कोई विकृति नहीं है, बाहरी हिस्से में इसकी विकृति है। अगर छुआछूत को समाप्त करना है तो वर्ण व्यवस्था में रचनात्मक कार्य करने होंगे। और इधर अंबेडकर जी का मानना है कि अगर छुआछूत को समाप्त करना तो सीधे वर्ण व्यवस्था खत्म कर दो, उसको उन्मूलन कर दो। लेकिन गांधी जी भी अपनी जगह सही हैं, और इधर अंबेडकर भी थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंबेडकर जी सीधे सीधे अस्पृश्यता उन्होंने देखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं उनका व्यक्तिगत एक तरह से कह सकते हैं व्यक्तिगत विचार भी हैं। ठीक है, कि ऐसा अगर हो जाएगा तो, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो जो अभी तक व्यवस्थाएं चली आ रही थी, याद करो सब चीजें, कि अगर ऐसी अभी तक व्यवस्थाएं जो चली आ रही थी जो छुआछूत के या अस्पृश्यता को लेके है, तो अब वो तो फिर बनी रहेंगी। अगर आप वर्ण व्यवस्था खत्म भी कर दोगे तब भी क्या, छुआछूत तो लोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एक बार व्यवस्था स्थापित होगी तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह से उनका कह सकते हैं व्यक्तिगत विचार है। लेकिन गांधी जी का थोड़ा सा विचार जो है वो ब्रॉड एरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि भाई अगर छुआछूत खत्म करना है तो आप वर्ण व्यवस्था में सुधार करिए, कुछ रचनात्मक सुधार करिए, लोगों को एक्सेप्टेंस, एक तरह से कैसा है, एक्सेप्टेंस वाला जो हिसाब है उसको स्वीकार्यता बढ़ाइए। क्या सवर्णों में भी क्या है, जो छुआछूत वाले लोग हैं उनकी उनकी स्वीकार्यता को बढ़ाइए, कुछ उनको जागरूक करिए, कुछ रचनात्मक कार्य करिए। तो यहाँ पे गांधी जी का जो विचार है थोड़ा ब्रॉड ब्रॉड माइंड में है, और कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो अम्बेडकर जी का विचार है कैसा है, व्यक्तिगत तौर पर है। ठीक है, आगे गांधी जी छुआछूत को दूर करने के लिए
आदर्शवादी एवं दीर्घकालिक उपायों की बात करते थे, जबकि अंबेडकर छुआछूत को दूर करने के लिए व्यवहारिक, त्वरित एवं ठोस उपाय पर बल देते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। गांधी जी ने सवर्ण हिंदुओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन का अछूतों के प्रति भेदभाव को दूर करने के प्रयासों में हिमायती थे। वही अंबेडकर का मानना था, उनका मानना है कि भाई हिंदू धर्म के अंतर्गत अछूतों का उद्धार नहीं हो सकता, धर्मांतरण द्वारा ही दलितों का क्या उद्धार हो सकता है। ठीक है, तो वो तमाम सारी चीजें हैं। उनका गांधी जी का अलग हिसाब कि भाई सवर्ण हिंदुओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर भेदभाव दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। धर्म परिवर्तन से अछूतों के प्रति जो है एक भेदभाव, ये आप कह सकते हैं उनका शोषण नहीं रुक सकता है, जैसा कि अंबेडकर सोचते हैं। अंबेडकर का मानना था और उन्होंने इसी चक्कर में आपने देखा होगा फिर उन्होंने बौद्धिज्म को स्वीकार किया हुआ था। ठीक है, फिर वो सीधे हिंदू से क्या बुद्ध बन गए थे। बुद्धिज्म को उन्होंने स्वीकार किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया हुआ। ठीक है, तो इनका मानना है कि भाई हम तो धर्मांतरण कर लेंगे। गांधी जी का मानना है कि ऐसे ऐसे इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लोग एक बार जो स्वीकार कर लेते हैं समाज में उसी को वही मानते हैं, लेकिन उनकी अगर विचारधारा थोड़ा लंबी प्रक्रिया है, टाइम लगेगा। जैसे बताया उन्होंने कि दीर्घकालिक उपाय कर सकते हैं। ठीक है, त्वरित नहीं मिल सकता है क्योंकि ये मन में, दिमाग में, लोगों के मन में बैठ चुका है। तो यहाँ पे इनके विचार अलग हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, मतभेद क्या थे। गांधी जी के अनुसार, अगला पॉइंट, गांधी जी के अनुसार हिंदू धर्मशास्त्र अस्पृश्यता का समर्थन नहीं करते हैं, जबकि अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्मशास्त्र में ही अस्पृश्यता के बीज विद्यमान है। ठीक है, कई सारी ऐसी चीजें हैं, मनुस्मृति है या तमाम आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे। लेकिन गांधी जी का मानना था कि हिंदू धर्मशास्त्र अस्पृश्यता का समर्थन नहीं करते हैं। उनका मानना है कि भाई सब समान है, सबके अपने अपने कार्य हैं, कार्यों के हिसाब से वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ है और सब अपना कार्य करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर सोचो कि अगर एक वर्ण ही खत्म हो जाए तो फिर जो अगली व्यवस्था वो भी खत्म हो जाएगी। अगली व्यवस्था क्या, जो अगला वर्ण है वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर 4 वर्णों में से कोई एक वर्ण खत्म होता है तो क्या है, उसका स्थान लेने के लिए तो वो इसी में से आएंगे। बात समझ में आ रही। तो ये सब पूरक हैं। पहले वर्ण के बिना दूसरा वर्ण नहीं रह सकता है, दूसरे के बिना तीसरा नहीं रह सकता है, और तीसरे के बिना चौथा नहीं रह सकता है। और इसको नीचे से अगर ले जाएं तो चौथे के बिना तीसरा नहीं रह सकता है, और तीसरे के दूसरे के बिना पहले के बिना, लास्ट से अगर हम बात करें चौथे के बिना तीसरा नहीं रह सकता है, तीसरे के बिना दूसरा नहीं रह सकता है, और दूसरे के बिना पहला नहीं। तो कैसे है ये व्यवस्था, पूरक व्यवस्था बन गई एकदम से, सप्लीमेंट्री एकदम से, कि एक दूसरे के बिना कोई भी वर्ण रह ही नहीं सकता है, सबकी एक दूसरे को जरूरत है। ठीक है, तो गांधी जी का मानना है कि भाई हिंदू धर्मशास्त्र अस्पृश्यता का समर्थन नहीं करते हैं। एक तरह से कैसी है, एक संपूरक व्यवस्था बनी हुई। लेकिन अंबेडकर जी का मानना था कि भाई हिंदू धर्मशास्त्र में ही अस्पृश्यता के बीज विद्यमान है, और इस वजह से अस्पृश्यता को जो है हम इस तरह से नहीं खत्म कर सकते हैं। क्या है, पूरी वर्ण व्यवस्था ही खत्म कर दो, धर्मांतरण कर लो, या फिर हमें अगर हमें इस छुआछूत को दूर करना है तो उसके लिए हमें ठोस, त्वरित और व्यवहारिक उपाय करने होंगे। इस पे बल देते हैं। तो ये ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिसपे मतभेद था, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं वो हमने आपको बता दिए हुए कि क्या क्या मुद्दे हैं। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि वर्ण व्यवस्था को समझाइए, या पूना पैक्ट को समझाते हुए तत्कालिक वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच वर्ण व्यवस्था को लेकर कौन कौन से मतभेद थे। तो ये हमने ये बता दिए हैं। उस पर टिप्पणी करने के लिए बोल सकता है गांधी जी। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई पूना पैक्ट के प्रावधानों को आप उन पर प्रकाश डालिए और ये बताइए कि भाई गांधी जी और ये अंबेडकर जी के बीच में वर्ण व्यवस्था को लेकर क्या मतभेद थे। ठीक है, टिप्पणी करने के लिए बोल देगा। तो यही सारे मुद्दे आपसे पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो मेंस के लिए हमने बता दिया हुआ है, और आपको हमने पीटी के लिए तमाम सारी चीजें बताई हुई है। आप लोग इसको करते रहे। समिट होने वाली है मित्रों, अनअकैडमी समिट 2.0, ये 20 और 21 को है। इसमें आप लोग लगभग 70 आइकॉनिक स्पीकर्स, 20 टॉक और डिस्कशन, और लगभग 32 हैंड ऑन वर्कशॉप यहाँ पे हैं। तो आप लोग यहाँ पे रजिस्टर होते रहिए। 2 दिन का ये चलता है, सेशन चलता है, और तमाम सारे यहाँ पे राजनीतिक हैं, आईएएस हैं, क्रिकेटर्स हैं, पोइट हैं, तमाम सारे जो हैं यहाँ पे वो आएंगे, स्पीकर्स आएंगे, मोटिवेशनल स्पीकर रहेंगे। तो आप अपनी सीएससी, यूपीएससी, सीएससी की प्रिपरेशन को गेयर अप कर सकते हैं।
अपने विचार मैच कर सकते हैं उनके विचारों से, कि हमारे विचार उनके विचारों से मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें होंगी जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा योगदान करेगा उसमें, ठीक है। तो ये और अनअकैडमी कॉम्बैट मित्रों है, जो कि आप पे अमेजिंग प्राइस जीत सकते हैं 28 फरवरी से 11 बजे फिर से। तो आप लोग इसमें भी इनरोल होते रहिए, मेरा कोड यूज कर लेंगे इसमें AMR10, तो इसके लिए आप यूज करेंगे और इसमें तमाम सारी चीजें, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोग नए एक चैप्टर पे आएंगे, गांधी जी का हरिजन अभियान, और इसके बाद में 1935 का एक्ट ले लेंगे, इसके बाद में खत्म कर देंगे ये फेज। फिर हम लोग बात करेंगे 1939 से लेके 1947 स्वतंत्रता की ओर, 1947, ठीक है, स्वतंत्रता के। तो मित्रों इसको लोग सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट आपको मिल जाएगा अगर मेरा कोड यूज करेंगे, और साथ में PDF मिल जाएगी, आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा। आप ये मेरा टेलीग्राम लिंक है unacademy_अमित कपूर, आप इस पे आ सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड नमस्कार। अभी मेरी क्लासेस हैं तो आप उसमें आ सकते हैं, जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप है।